Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode, where we decode polity through conceptual clarity. Today we are going to decode one of the most historic legal documents in Indian history, that is Indian Independence Act of 1947. 15th of August 1947 एक ऐसा दिन जिस दिन भारत को आज़ादी मिली. But do you guys really know which law actually made India independent? It was the Indian Independence Act of 1947 passed by the British Parliament, which gave legal shape to our freedom and the unfortunate partition. Indian Independence Act of 1947 18th of July 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो सॉवरेन डोमिनियन क्रिएट किए गए, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान. So let's dive into the details and begin our journey. तो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी पार्टिकुलर एक्ट के बैकग्राउंड से. तो सबसे पहला बैकग्राउंड आता है यहाँ पे ग्रोइंग नेशनलिस्ट डिमांड्स. तो सबसे पहला बैकग्राउंड है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का. सबसे पहला बैकग्राउंड है ग्रोइंग नेशनलिस्ट डिमांड. 1905 के बंगाल पार्टीशन से लेकर 1940 तक इंडियन नेशनलिज्म ने लगातार तेजी पकड़ी. लोगों ने अब यह बात समझ ली थी कि अब उन्हें रिफॉर्म नहीं बल्कि उन्हें पूरी आजादी चाहिए. 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे अंग्रेजों की नीयत लोगों को पता चल गई थी. 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट. इस सारे मूवमेंट ने यह दिखाया कि पूरा देश अब आजादी के लिए एकजुट हो चुका है. पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सभी नेताओं ने यह अंग्रेजों को बात दिखा दी कि अब उनका भारत में रहना मुश्किल है. 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन, 1946 के इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ी जीत हुई. लोगों ने यह दिखा दिया कि उन्हें अब ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए, वो अब अपने लोगों को वोट देना चाहते हैं. यह भी एक मैसेज था कि जनता अब अंग्रेजी हुकूमत को नहीं मानती. तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि नेशनलिस्ट प्रेशर, मास मूवमेंट और पब्लिक सपोर्ट ने ब्रिटिश एम्पायर को यह बात रियलाइज करा दी कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ग्रोइंग नेशनलिस्ट डिमांड एज बैकग्राउंड. अब हम लोग पोस्ट वर्ल्ड वार 2 और राइज ऑफ लेबर गवर्नमेंट पे डिस्कशन करते हैं. देखो, वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी. उनके पास ना ही अब रिसोर्सेस थे, ना ही अब उनके पास विल पावर बची थी कि वो अपने कॉलोनीज को ज्यादा देर तक कंट्रोल कर सके. 1945 में यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी पावर में आती है, जिसका यह कहना था कि भारत को अब आजादी देना जरूरी है. अब ब्रिटिश पब्लिक भी थक चुकी थी, अब वो कॉलोनीज का बोझ और ज्यादा नहीं चाहती थी. तो एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर और ऊपर से इंडियन रेसिस्टेंस, यह सब मिलाकर ब्रिटिश एम्पायर अब कमजोर और साथ ही साथ मजबूर हो गई थी कि अब भारत को आजादी दी जाए. फिर अगला बैकग्राउंड में आता है एस्केलेटिंग कम्युनल डिवाइड. कम्युनल डिवाइड देखो, 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वहां से कॉमनल इलेक्टोरेट देना स्टार्ट हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे 1919 के तहत और ज्यादा इंक्रीज किया गया था. तो अब देखो क्या हो रहा है कि 1930s के आखिरी दिनों से लेकर 1940s तक हिंदू मुस्लिम कॉमनल टेंशन लगातार बढ़ने लगे थे. ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल वाला, ब्रिटिशर्स जो इस पॉलिसी पे काम करते थे डिवाइड एंड रूल, तो इनका जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, इसने जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो डिवीजन क्रिएट हो रहा था उसको और ज्यादा गहरा कर दिया था. 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास करके मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान बनाने की डिमांड ऑफिशियल तरीके से रख दी. मुस्लिम लीग का यह कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं, इसलिए एक साथ एक देश में रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं. फिर आता है माउंटबेटन का अपॉइंटमेंट, ये भी बैकग्राउंड में आएगा. तो देखो, माउंटबेटन कौन था? माउंटबेटन एक सीनियर ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था और साथ ही साथ ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी इसका एक क्लोज टाई था. इसको एक डायनेमिक और डिप्लोमेटिक पर्सन के तौर पे देखा जाता था.
जब इसका अपॉइंटमेंट हुआ तब इसका एक क्लियर मिशन था कि पावर को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाए इंडियंस के हाथों में। 3 जून 1947 यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक प्लान लेकर आता है जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था, विच इज नोन एज माउंटबेटन प्लान। और यही प्लान जो है यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का बेसिस बनता है, उसका आधार बनता है। तो बैकग्राउंड पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया, तो अगर शॉर्ट में देखते हैं तो सबसे पहला आएगा ग्रोइंग नेशनलिस्ट डिमांड, फिर वीकेंड ब्रिटिश एम्पायर पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, राइज ऑफ लेबर गवर्नमेंट, एस्केलेटिंग कम्युनल डिवाइड, माउंटबेटन्स अपॉइंटमेंट। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ये जो एक ऐसा एक्ट है, यह सबसे लास्ट में लाया गया एक्ट है। सबसे लास्ट का मतलब ब्रिटिश रूलिंग के दौरान सबसे लास्ट में जो एक्ट लाया जा रहा है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। तो इसका बैकग्राउंड, जैसे मैंने तो 5 पॉइंट में आपको बता दिया, इसका बैकग्राउंड 5 पॉइंट में नहीं होगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दिया है मैंने। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे आ जाएगा, फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान आ जाएगा। अब देखो फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान एक लास्ट स्टेप था हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस कारण से कैबिनेट मिशन प्लान को हम लोग इस बेसिस पे फेल्योर बोल सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके मेन प्रोविजन पे। बैकग्राउंड तो हमने देख लिया, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो सबसे पहले आता है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल को अब समाप्त कर दिया जा रहा है लीगली। ठीक है, इतने समय से जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाए, कितनी सारी शहादत लोगों ने दी, कितने सारे लोग शहीद हुए, तो अब फाइनली ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो खत्म हो जाता है इंडिया के ऊपर से। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी इंडिया के ऊपर से खत्म हो जाती है और इस दिन से इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन जाते हैं। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए किसी भी प्रकार का लेजिस्लेशन का काम नहीं करेगी, वायसराय की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी और जो सॉवरेनिटी है वो इंडियंस को ट्रांसफर हो जाएगी। देखो यह केवल एक लीगल स्टेप नहीं था, बल्कि पिछले 200 सालों से जो कॉलोनियल रूल भारत में चला आ रहा था, जो कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट हुआ था, अब वो खत्म हो जाएगा। नाउ इंडियंस वर फाइनली मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। अब अगला प्रोविजन इसमें आता है, यानी पहला प्रोविजन देख लिया हमने एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, अगला आता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसी एक्ट के तहत इंडिया का पार्टीशन किया गया और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। ठीक है, देखो ब्रिटिश इंडिया को, यानी ब्रिटिशर्स का जिन क्षेत्र पे कब्जा था, उस ब्रिटिश इंडिया को 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन में बांट दिया गया, विच वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली और भारत को 15 अगस्त 1947 को। साथ ही साथ इन्हें यह एक मिला कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है। अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब, क्लियर, जहां जहां ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था, जहां जहां ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर फैला रखा था, वो सारे देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ऑटोमेटिक हिस्सा थे। लेकिन इनको यह राइट मिला इंडिया और पाकिस्तान को कि वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकते हैं, अगर चाहे ना चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बन सकते। यानी कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, जिसे अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, तो यह एक वॉलंटरी एसोसिएशन था या फिर एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। आप चाहो तो इसका हिस्सा बनो, आप चाहो तो इसका हिस्सा नहीं बनो। सिंपल सा मतलब कि एक वैसे सारे देश जहां पे ब्रिटिश एम्पायर का राज था, वो सारे देश इसका मेंबर बन सकते हैं, यानी कि वॉलंटरी एसोसिएशन है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट आता है लैप्स ऑफ पारामाउंटेसी। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया प्रोविजन है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग यह भी बात बोल सकते हैं कि यह एक क्रूशियल और इमोशनल प्रोविजन था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, जिसने ब्रिटिश इंडिया का लीगल पार्टीशन किया इंडिया और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का क्रिएशन किया गया जिसमें ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान शामिल थे। ठीक है,
अब अगला जो इसका यानी पहला हो गया एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, दूसरा हो गया पार्टीशन ऑफ इंडिया, तीसरा हो गया लैप्स ऑफ पारामाउंटेसी। ठीक है, अब ये पारामाउंटेसी का क्या मतलब होता है? तो पारामाउंटेसी जो थी ना, यह एक डॉक्ट्रिन थी, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटेसी। इसका मतलब है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे हमारे यहाँ, जितने भी इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, उनके ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश क्राउन की होगी। ठीक है, और ये जो स्टेट थे इनके पास अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी तो थी, लेकिन वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंतर्गत थे। तो पारामाउंटेसी का ये मतलब होता है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनके ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी थी, जो सुप्रीम सॉवरेनिटी थी, वो किसकी थी? वो ब्रिटिश क्राउन की थी। उनके पास यानी प्रिंसली स्टेट के पास इंटरनल ऑटोनॉमी तो थी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की देखरेख में थी, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंतर्गत थी। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पारामाउंटेसी को प्रिंसली स्टेट के ऊपर से खत्म कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसी एक्ट के तहत एक प्रोविजन था कि जो ट्राइबल एरिया से इनके रिलेशन थे, जो ट्रीटी इन्होंने की थी ट्राइबल एरिया से, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। यानी पारामाउंटेसी को खत्म किया गया प्रिंसली स्टेट से, जो ट्राइबल एरिया से इनके ट्रीटी रिलेशन थे उसको भी अब समाप्त कर दिया जाएगा इस एक्ट के तहत। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, अब अगला प्रोविजन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अथॉरिटी। यानी अभी तक 3 प्रोविजन देखे, पहला एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, दूसरा पार्टीशन ऑफ इंडिया, तीसरा लैप्स ऑफ पारामाउंटेसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। यानी इसका एक और प्रोविजन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अथॉरिटी। जो दोनों डोमिनियन थे, उन दोनों डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अब देखो, दोनों वैसे पहले तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, लेकिन जब पार्टीशन हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक है, तो जो दोनों डोमिनियन थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर दिया गया कि वह अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करे, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वो फ्रेम करे, अपने लिए संविधान बनाए वो। ठीक है, यह उनको अधिकार मिला कि आजादी के बाद वो लोग अपना संविधान खुद से बनाएंगे। ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर कोई भी एक्ट पास किया गया है पास्ट टाइम में, पहले के समय में, वो उसे खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो चाहे तो, अब देखो एक आयरन, यह भी बोला गया कि अगर चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर इंडिया पाकिस्तान चाहते हैं अगर, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो इनकी टेरिटोरी थी, इंडिया और पाकिस्तान जो डोमिनियन बनेंगे, उनकी जो अपनी टेरिटोरी रहेगी वो उस अपने लिए लेजिस्लेशन का कार्य कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब देखो, जो वायसराय का पोस्ट बनाया गया था, वायसराय कौन था? वायसराय कंपनी का हेड हुआ करता था। वैसे देखो, पहले आया गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर जीओआई 1858 के तहत कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका अब नाम चेंज किया जाएगा, उसे अब बोला जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। और यह जो वायसराय ऑफ इंडिया है, यह कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि कंपनी तो अब खत्म हो चुकी है। यह रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश क्राउन के प्रति। ठीक है, तो अब वायसराय का पोस्ट अब समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया जाएगा, किसके लिए? जो दोनों डोमिनियन बनेंगे ना, इंडिया और पाकिस्तान, इनके लिए गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, कौन इनको अपॉइंट करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन इनको अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव डोमिनियन कैबिनेट। जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान की कैबिनेट होगी, उनके एडवाइस पर ब्रिटिश क्राउन गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा। ठीक है, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान जो डोमिनियन बनेंगे, उनकी वहां पे जो कैबिनेट होगी, वह कैबिनेट ब्रिटिश क्राउन को एडवाइस करेगी, और इस एडवाइस पर यह गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा इंडिया और पाकिस्तान के लिए। ठीक, अब देखो इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन। इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लाया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोविजन था, यह एक लैंडमार्क था। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रोविजंस थे, जब तक नया संविधान नहीं बनता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कार्य करेगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहते हैं तो वो इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक,
अगला प्रोविजन आता है एबोलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस पोस्ट का क्रिएशन कब किया गया था? 1858। ठीक है, इसका हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स का एक काउंसिल भी बनाया गया था, लेकिन जिसे आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत उस काउंसिल को एबॉलिश कर दिया जाता है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बोला जाता था। अब ये एक एडवाइजर के तौर पे काम करेंगे। 15 मेंबर्स, इसकी संख्या 6 कर दी गई थी। इसे हमने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में देखा है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इस पोस्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया, और इसका जो फंक्शन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, इसको ट्रांसफर कर दिया गया। मेन पॉइंट आप जानो कि एबोलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया यहां पे। अब देखो, रॉयल टाइटल को चेंज किया गया। अब रॉयल टाइटल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो आजादी से पहले देखो, यहां भी लिंकेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जब आया था तो कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी के हाथों से शासन देकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन सौंप दिया गया। अब जो ब्रिटिश क्राउन होगा, ब्रिटिश क्राउन है, उसके नाम पे भारत का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये बात की गई थी। यानी आजादी से पहले जो ब्रिटिश मोनार्क था वो किस चीज का टाइटल होल्ड करता था? वो टाइटल होल्ड करता था एम्पेरर ऑफ इंडिया, या फिर अगर फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। जैसे उस समय क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है, तो यह टाइटल होल्ड करता था, जनरली बात करें तो एम्पेरर ऑफ इंडिया। यह सिंबलाइज करता था सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द क्राउन ओवर इंडियन टेरिटोरीज। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो वीटो मिला था ना, यहाँ पे ब्रिटिश मोनार्क बोल लो, या फिर वायसराय बोल लो, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलो, यानी ब्रिटिश अथॉरिटी, यहाँ पे आप सिंपल इसको बोल सकते हैं। तो इनको जो ब्रिटिश मोनार्क जो था, इसको जो ब्रिटिश मोनार्क ही आप इसको सिंपल बोलो। अब ब्रिटिश मोनार्क का जो वीटो है उसको अब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश मोनार्क को जो उसके 2 इंपॉर्टेंट पावर थे उससे उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा, उसका पावर छीन लिया जाएगा। किसी भी बिल पे उसके पास वीटो पावर थे। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, अगर वो कोई भी बिल पास करती है तो उसके ऊपर जो वीटो पावर है अब ब्रिटिश मोनार्क के पास नहीं होगा। ठीक है, पहले इसके पास पावर था कि किसी भी बिल को ये रिजर्व कर सकता है अपने पास, अपने अप्रूवल के लिए, लेकिन अब ये वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन मोनार्क ने तो अपनी पावर खो दी, लेकिन गवर्नर जनरल के पास पावर रिटेन रही। ठीक है, अब देखो अगला प्रोविजन आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर है ये नॉमिनल हेड के तौर पे कार्य करेंगे। ठीक है, ये नॉमिनल हेड होंगे, जो स्टेट का क्रिएशन होगा उसके वो नॉमिनल हेड होंगे, और ये जो भी फंक्शन करेंगे वो जो रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी दोनों जो डोमिनियन बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान, वहां की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसके एडवाइस पे ये लोग काम करेंगे, यानी ये नॉमिनल हेड है। ठीक है, अब देखो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये जो सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करता था, ये पोस्ट में जो रिजर्व को पोस्ट रखता था, वहां पर रिजर्वेशन ये लाता था, लोगों को अपॉइंट करता था, उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन पहले से जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा उनका सिस्टम। तो हमने बैकग्राउंड इसका देख लिया, फिर इसके मेन प्रोविजंस देख लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस सिंपल सा है, देखो, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया गया। बर्थ ऑफ टू नेशन का जन्म होता है। ट्रांसफर ऑफ पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1858 में ना वहां भी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हुआ था, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन से इंडिया और पाकिस्तान के पास होता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको एम्पावर किया गया। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन अब होगा, वैसे इस एक्ट के थ्रू नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन करो या फिर आप पाकिस्तान में ज्वाइन करो, तो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो सिग्निफिकेंस है ना, ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपको मैं बता रहा हूं कि मेंस में आप इसको जो लिख सकते हो अपने आंसर में, लिमिटेशन भी है, आप इसको मेंस में लिख सकते हो अपना।
तो मैंडेटेड पार्टीशन, पार्टीशन को मैंडेट कर दिया। अब बताओ पार्टीशन के कारण कितना ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था, मास माइग्रेशन हुआ था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ा था। साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट का भी इशू क्रिएट हुआ था। जो 6 प्रिंसली स्टेट थे उनको इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। प्रेजेंट डे में आप कश्मीर को देख सकते हो, कश्मीर भी उस समय प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। जहाँ के राजा थे हरि सिंह, तो उन्होंने बोला था कि मैं कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट का इशू बहुत ज्यादा हुआ था। फिर जो बाउंड्रीज का डिमार्केशन हुआ था ना, कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री कैसे डिमार्केट की जाएगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा एरिया इंडिया का है, कौन सा एरिया पाकिस्तान का है। तो ये ग्राउंड लेवल पे जाके डिमार्केशन नहीं हुआ था, बल्कि मैप पे डिमार्केशन हुआ था, और उसका नाम था क्या, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने डिमार्केशन किया था, और ग्राउंड लेवल पे जाके डिमार्केशन नहीं किया है। मैप लिया गया सिंपल, और मैप पे ही डिमार्केट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें लिमिटेशन है। आप इसको मेंस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, मेंस पर्सपेक्टिव में आप इसका, मेंस राइटिंग में आप इसका यूज कर सकते हो। अब बुलेट पॉइंट के तौर पे हम सारे को देखते हैं। इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब हमने डिटेल में देखा है, ये रिवीजन के लिए है आपका, ठीक है। बैकग्राउंड देखते हैं। तो फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं इंश्योर कर पाया। कॉमनल वायलेंस हुआ, डायरेक्ट एक्शन दे, ये सब बैकग्राउंड में आएगा। सक्सेस ऑफ माउंटबेटन प्लान, प्रोपोजिंग पार्टीशन, ब्रिटेन पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इनएबिलिटी टू गवर्न इंडिया, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली डिक्रेशन फैब 1947। कि ब्रिटिशर्स जो है, अब देखो 1947 में ना, फरवरी 1947 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने यह एक घोषणा की थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। प्लान नहीं था 15 अगस्त का, ये था जून 1948 का। लेकिन फिर भी इंडियंस का जो प्रेशर था, उस प्रेशर के कारण इनको जल्दी भारत को आजादी देनी पड़ी। अब प्रोविजन हमने देखा था, प्रोविजन में क्या क्या देखा कि इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ईच डोमिनियन टू हैव अ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन टू फंक्शन एज लेजिस्लेचर एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज, ठीक है। ब्रिटिश सुवेरेनिटी ओवर ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स एंडेड, यानी ब्रिटिश जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी थी वो खत्म हो गई। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबॉलिश कर दिया गया, जिसे 1858 के तहत क्रिएट किया गया था। जितने भी एक्ट थे सबको खत्म कर दिया गया। GOI 1935। लेकिन जो 1935 है, इस बात को ध्यान रखना है, जो 1935 है ना, ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है, एंड ऑफ ऑल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान जो डोमिनियन बनेंगे, वो पहले के प्रीवियस जितने भी एक्ट है उनको अगर मानना है तो माने, नहीं मानना है तो उसे नहीं माने। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ, ठीक। अब देखो सिग्निफिकेंस हमने देखा कि प्रोवाइडेड अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, एंडेड ब्रिटिश रूल in India after nearly 200 years, gave complete legislative sovereignty to both dominions, formally dissolved the British Empire in India, empowered Indian leaders to draft their own constitution। ये सब चीज मैं केवल लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इस पे हमने डिटेल में चर्चा की है। ये बुलेट पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं सिंपल यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में इस पे डिस्कशन कर दिया है। लिमिटेशन भी आप देखो, पार्टीशन लेड टू मैसिव कॉमनल वायलेंस, रायोट्स, रिफ्यूजी क्राइसिस, इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। डिड नॉट एस्टैब्लिश अ कंप्लीट रिपब्लिक, प्रिंसली स्टेट स्टेटस वाज लेफ्ट अनक्लियर, ठीक है। द एक्ट वाज अ ब्रिटिश लॉ इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो इंडिया की फुल सॉवरेनिटी थी, जब संविधान बना उस समय इंडिया फुल सॉवरन हुआ, मतलब खुद के दम पर, जब रिपब्लिक बना इंडिया, ठीक है। तो फाइनली अब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो खत्म होता है। तो अब हम लोग यह बात बोल सकते हैं कि फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन उस आजादी का जो लीगल फाउंडेशन था वह था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट ने हमें आजादी दी, लेकिन साथ ही साथ इसने हमें दिया पार्टीशन का एक दर्द। इंडिया और पाकिस्तान 2 नए देश बन गए, लेकिन इस प्रोसेस में लाखों लोगों की जान चली गई और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और एक्ट ने ऑफिशियली ब्रिटिश राज का अंत किया,
इंडिया को एक सॉवरेन डोमिनियन बनाया, गवर्नर जनरल को नॉमिनल हेड बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया। ये एक्ट सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये एक ब्रिज था स्लेवरी और सॉवरेनिटी तक का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश रूल केवल ब्रिटिश रूल खत्म नहीं किया, बल्कि उसने एक नए भारत की नींव दी। ऐसा भारत जो अब अपना संविधान खुद बनाएगा, अपना फ्यूचर खुद तय करेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 2 पे, जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।